मोटोरोला ने अपनी फ्यूजन सीरीज का एक नया मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है मोटो एज 70 फ्यूजन। इस वीडियो में आप देखने वाले हो इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग, बॉक्स कंटेंट्स, फर्स्ट इंप्रेशंस, ब्लोटवेयर एप्स, फ्री स्टोरेज, वेट और एक क्विक ओवरव्यू। मैंने ये मोबाइल ऑफिशियली मोटोरोला की वेबसाइट से ऑर्डर किया है। प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप इससे दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर आप उन लिंक्स से परचेस करते हो तो मुझे थोड़ा कमीशन मिलता है और उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन एडवांस। मैंने सुपर थैंक्स भी एनेबल किया है अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो। चलो अब बॉक्स देखते हैं। ये है बॉक्स और ये वाला वेरिएंट है 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम वाला। बॉक्स पर जो MRP मेंशन है वो काफी हाई है और मोटोरोला ने ये भी बोला है कि फ्यूचर में अगर रैम शॉर्टेज हुआ तो प्राइस या रैम टाइप चेंज हो सकता है। सील्स ब्रेक करने के बाद अंदर हमें एक स्मॉल बॉक्स मिलता है और उसके साथ मोबाइल फोन। उसके नीचे मिलता है 68 वॉट फास्ट चार्जर और टाइप सी टू टाइप सी केबल। ऑनेस्टली मोटोरोला अभी भी बॉक्स में चार्जर दे रहा है जो आजकल के टाइम में काफी रेयर हो गया है और ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। स्मॉल बॉक्स के अंदर यूजुअल चीज़ मिलता है, पेपर वर्क, सिम एजेक्टर टूल और कुछ स्टिकर्स जो यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगाते टाइम यूजफुल होती है। लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, कोई बैक केस बॉक्स में नहीं दिया गया। अब क्विक ओवरव्यू देखते हैं। टॉप साइड पर डॉल्बी एटमॉस ब्रांडिंग है और एक माइक्रोफोन। राइट साइड पर है एक एयर वेंट होल दिया गया है। उसके बाद वॉल्यूम बटन्स और पावर बटन। ये एयर वेंट एक्चुअली कूलिंग सिस्टम का पार्ट है जो प्रोसेसर और बैटरी को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, स्पेशली गेमिंग या हेवी यूसेज के टाइम। बटन्स का फील भी काफी क्लिकी और सॉलिड है। बॉटम साइड पर सिम ट्रे, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट जो हेडसेट जैक की तरह भी यूज हो सकता है और स्पीकर दिया गया है। लेफ्ट साइड कंप्लीटली क्लीन है और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड नहीं है। डिस्प्ले की बात करी तो ये 4 साइड कर्व्ड पैनल है, मतलब फ्लैट नहीं है, तो आपको कर्व्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर ही यूज करना पड़ेगा। सिम ट्रे ओपन करके देखा, ये ड्यूअल नैनो सिम सपोर्ट करता है लेकिन माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है और इंडियन वेरिएंट में ई सिम सपोर्ट भी नहीं है। एक स्मॉल वार्निंग, सिम एजेक्टर यूज करते टाइम ध्यान रखो क्योंकि साइड में माइक होल है, गलती से उसमें पिन चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने क्विकली फोन सेटअप कर लिया। अगर आपको मोटोरोला फोन सेटअप करना या डेटा ट्रांसफर करना सीखना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किया है, आप चेक कर सकते हो। सेटअप के बाद सबसे पहले मैंने डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को हाइपर स्मूथ पर सेट कर दिया। स्टोरेज चेक किया तो 128 GB में से अप्रॉक्स 31 GB ऑलरेडी यूज्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 16 पर आता है और इसमें मिलता है 3 साल का मेजर अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस प्राइस रेंज के लिए काफी अच्छा है। चिपसेट की बात करी तो इंटरनेशनल यूनिट्स में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है और इंडियन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, दोनों ही 4 नैनोमीटर प्रोसेसर्स है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स है जिन्हें आप अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्ट करती है, कुछ एप्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी होती है। मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए इस फोन से। इस फोन में बैक साइड ड्यूअल सेटअप है कैमरास और मैक्रो और अल्ट्रा वाइड ऑप्शंस भी मिलते हैं। जूम भी अप टू 10x पर मिलता है फोटोज पर। फोटोज डिसेंट लग रही है लेकिन डिटेल्ड कैमरा रिव्यू में अलग से अपलोड करूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फोन 4K 30 FPS या 1080p 60 FPS तक सपोर्ट करता है और एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है होराइजन लॉक, जो यूजुअली फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है लेकिन यहाँ 1080p 30 FPS तक लिमिटेड है। और भी काफी फीचर्स है जो मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करूंगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। मैंने ये फोन अराउंड 25,000 रुपीज में लिया है ऑफर्स के बाद और हॉनेस्टली बोलूं तो इस प्राइस पे ये फोन काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू देता है। लुक एंड फील प्रीमियम है और अब देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म करता है। ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस मोटोरोला एज 70 फ्यूजन के। अगर आपको कोई डाउट है या कोई स्पेसिफिक कंपैरिजन देखना है तो कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लो ताकि अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप देखने वाले हो मोटोरोला एज 70 फ्यूजन पर 1 आवर एक्सट्रीम मिक्स्ड गेमिंग टेस्ट। अभी स्टार्टिंग में बैटरी 100% पर है और फोन वाईफाई से कनेक्टेड है। आज मैं कुछ हेवी गेम्स खेलने वाले हूँ टोटल 1 आवर के लिए और बीच बीच में आपको परफॉर्मेंस, हीटिंग और बैटरी के बारे में रियल ऑब्जर्वेशंस बता रहूंगा। एम्बिएंट टेम्परेचर अभी 31 डिग्री सेल्सियस है। चलो स्टार्ट करते हैं गेम प्ले।
सबसे पहला गेम है BGMI। इस फोन में रीजन के हिसाब से स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 या 7S Gen 4 चिपसेट मिलता है और जो यूनिट में टेस्ट कर रहा हूँ वो 7S Gen 4 वेरिएंट है। इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है, तो इनमें देखते हैं कितना इफेक्टिव है। मैंने FPS मीटर एनेबल किया है जो मोटरोला का इनबिल्ट फीचर है, तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो परफॉर्मेंस भी। BGMI में ये फोन अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग सपोर्ट करता है और गेम प्ले के दौरान FPS 100 के ऊपर क्रॉस रहा है, जो काफी इंप्रेसिव है। डिस्प्ले की बात करें तो एक क्वाड कर्व्ड पैनल है विद HDR10+ सपोर्ट और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स तक जा सकता है, जो आउटडोर यूसेज के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। बेजल्स भी काफी थिन है क्योंकि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अराउंड 91.3% है। गेम प्ले के दौरान मुझे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं हुए। फोन थोड़ा वार्म हो रहा है लेकिन ओवरहीटिंग बिल्कुल नहीं। और हाँ, मैं बिना बैक कवर के यूज कर रहा हूँ, सिर्फ UV टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। 15 मिनट्स के बाद बैटरी ड्रॉप होके 97% पर आ गया है। टेम्परेचर फ्रंट साइड डिस्प्ले साइड 42.4 डिग्री सेल्सियस है और बैक साइड 40.4 डिग्री सेल्सियस है। अब तक टेम्परेचर्स थोड़ा इंक्रीज हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट गेम है फ्री फायर मैक्स। मैं इंटेंशनली हेवी गेम्स टेस्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर ये फोन हेवी गेम्स हैंडल कर लेता है तो बाकी सब गेम्स तो इजीली चल जाएंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, इस फोन में रीजन के हिसाब से 5200 mAh या 7000 mAh बैटरी मिलती है और जो यूनिट मैं यूज कर रहा हूँ वो 7000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। इसी वजह से आपको बैटरी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। 30 मिनट्स के बाद बैटरी 95% पर है, जो हॉनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। टेम्परेचर डिस्प्ले साइड 41.5 डिग्री सेल्सियस है, बैक साइड 40.1 डिग्री सेल्सियस है। फोन अभी भी कंफर्टेबल है होल्ड करने के लिए। अब नेक्स्ट गेम है जेंशन इम्पैक्ट, जो काफी हेवी गेम है। ये गेम भी मोस्टली 60 FPS पर स्मूथ चल रहा है, लेकिन बीच बीच में मुझे थोड़ा माइनर फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हुई। एक चीज जो मुझे मोटोरोला फोन्स में लगती है, स्पेक्स और फीचर्स काफी स्ट्रांग होती है प्राइस के हिसाब से, लेकिन ड्रॉबैक्स अभी भी वही है। पहला सर्विस सपोर्ट और दूसरा सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अगर मोटोरोला इसको इम्प्रूव कर देता है तो हॉनेस्टली ब्रांड नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट्स में जरूर बताओ। 40 मिनट्स के बाद बैटरी 93% पर है। टेम्परेचर डिस्प्ले साइड 42.3 डिग्री सेल्सियस, बैक साइड 40.8 डिग्री सेल्सियस। अब फोन थोड़ा वार्म फील हो रहा है। अब लास्ट गेम है सोलो लेवलिंग अराइज, जो एक और हेवी ग्राफिक गेम है। इस गेम में भी परफॉर्मेंस 60 FPS के अराउंड स्टेबल है और सेटिंग्स में मैक्सिमम पर रखी है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन का वेट 193 ग्राम्स है, जो काफी इंप्रेसिव है। और इसमें स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस भी मिलती है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेटर बनाते हैं। फाइनली 1 घंटे कंप्लीट होने के बाद बैटरी 90% पर है, मतलब सिर्फ 10% बैटरी ड्रॉप हुए है 1 घंटे एक्सट्रीम गेमिंग में, जो हॉनेस्टली अमेजिंग है। अभी टेम्परेचर्स डिस्प्ले साइड 42.6 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, बैक साइड 40.9 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है, ओवरहीटिंग नहीं होती, परफॉर्मेंस मोस्टली स्टेबल रहती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली हार्डकोर गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हो तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि चिपसेट फ्लैगशिप लेवल का नहीं है। लेकिन अगर आप कैजुअल या मॉडरेट गेमिंग करते हो, कभी कभी हेवी गेम्स भी खेलते हो, तो ये फोन आपको विदाउट इश्यूज हैंडल कर लेगा। सबसे सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए बैटरी परफॉर्मेंस 1 घंटे हेवी गेमिंग के बाद भी सिर्फ 10% ड्रॉप, मतलब नॉर्मल यूसेज में ये फोन इजीली 2 दिन चल सकता है। अगर आप भी ये फोन यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करो, दूसरे यूजर्स को हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। ये सेकंड टाइम है जब मैं मोटोरोला एज 70 फ्यूजन का चार्जिंग टाइम टेस्ट 0% से 100% तक टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इसे स्विच्ड ऑफ कंडीशन में टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस टेस्ट वीडियो को साइड में भी ऐड किया है रेफरेंस के लिए, ताकि आप क्लियरली देख सको कि चार्जिंग स्पीड फास्ट है या स्लो जब मोबाइल स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन कंडीशंस में चार्ज होता। तो इस वीडियो के स्टैट्स और रिजल्ट्स काफी वाइल्ड है और ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है मोटोरोला के क्लेम्ड चार्जिंग स्पीड्स के अकॉर्डिंग।
मैं सेम इनबॉक्स चार्जर और करंट मीटर यूज कर रहा हूँ लाइव पावर ड्रा चेक करने के लिए। प्रीवियस वीडियो में मुझे कमेंट्स मिले थे कि करंट मीटर हटाओ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डिसेबल करो, चार्ज बूस्ट ऑप्शन ऑफ करो और चार्जर को डायरेक्टली सॉकेट में लगाओ इंस्टेड ऑफ एक्सटेंशन। लेकिन मैं सेम सेटअप के साथ टेस्ट कर रहा हूँ बिना कुछ चेंज किए। ये सब फैक्टर्स रिजल्ट को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाद में मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस मिले कि ऐसा क्यों हुआ, मैं वो बताऊं, लेकिन उससे पहले हम 10 मिनट्स मार्क क्रॉस कर चुकी है। स्विच ऑफ कंडीशन में बैटरी 20% पर है और स्विच ऑन कंडीशन में 12% पर है। चलो देखते हैं 20 मिनट्स के बाद क्या होता है। तो बेसिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया स्लो चार्जिंग का रीजन, वो शायद फर्स्ट टाइम चार्जिंग की वजह से हो सकता है। हाँ, ये पहली बार है जब मैं इस मोबाइल को 0% से 100% तक चार्ज कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग के बाद। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये रीजन है, लेकिन उसके बाद जब भी चार्ज किया स्पीड नॉर्मल और अच्छी थी। अब हमें 20 मिनट्स मार्क क्रॉस कर लिया है और ये रहे स्टैट्स। स्विच ऑफ कंडीशन में बैटरी 35% पर है और स्विच ऑन कंडीशन में 22% पर है। चलो देखते हैं 30 मिनट्स के बाद। सोर्सिंग के अकॉर्डिंग ये मोबाइल फोन 0% से 100% तक अराउंड 58 से 67 मिनट्स में चार्ज हो जाता है और 50% के लिए 23 से 30 मिनट्स लगती है। चलो चेक करते हैं ये नंबर सही है या नहीं। प्रीवियस वीडियो में मुझे लगा था कि ये टाइमिंग्स किसी और बैटरी वेरिएंट के लिए हो सकती है। हाँ, ये मोबाइल डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। अब हमें 30 मिनट्स मार्क क्रॉस कर लिया है और लग रहा है कि नंबर्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। स्विच ऑफ कंडीशन में बैटरी 50% पर है और स्विच ऑन कंडीशन में 31% पर है। चलो देखते हैं 40 मिनट्स के बाद। अब थोड़ा बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन। ये फोन 7000 mAh या 5200 mAh बैटरी के साथ आता है रीजन के हिसाब से। जो यूनिट में टेस्ट कर रहा हूँ उसमें 7000 mAh बैटरी है और आप करंट मीटर भी देख सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज कितना गया है। स्विच ऑफ कंडीशन में 44.5 वाट्स और दूसरे टेस्ट में सिर्फ 17.6 वाट्स। अब हमें 40 मिनट्स मार्क क्रॉस कर लिया है। स्विच ऑफ कंडीशन में बैटरी 65% पर है और स्विच ऑन कंडीशन में 39% पर है। चलो देखते हैं 50 मिनट्स के बाद। मैंने रिसेंटली इस मोबाइल के और टेस्टिंग वीडियोस भी पोस्ट किया है जिसमें गेमिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, कैमरा रिव्यू एक्सेट्रा। आप उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में देख सकते हो। वैसे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और आप एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो अपकमिंग वीडियोस के लिए। अब हमें 50 मिनट्स मार्क क्रॉस कर लिया है। स्विच ऑफ कंडीशन में बैटरी 79% पर है और स्विच्ड ऑन कंडीशन में 46% पर है। चलो देखते हैं 60 मिनट्स के बाद। इस मोबाइल का बैटरी कैपेसिटी हॉनेस्टली अमेजिंग है। मेरे टेस्टिंग में मुझे 2 दिन से ज्यादा का यूसेज मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो इजीली 3 दिन तक चल सकता है एक चार्ज पर। अगर आप हेवी यूजर हो तब भी इजीली एक फुल दिन निकल देता है जब तक आप कंटिन्यूअसली यूज ना करो सुबह से रात तक। मेरे यूसेज में मुझे अराउंड 9 से 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है जो काफी प्रॉमिसिंग है। इस मोबाइल का चिपसेट भी काफी हेल्पफुल करता है इतना अच्छा बैटरी बैकअप देने में। अब हमें 60 मिनट्स मार्क क्रॉस कर लिया है। स्विच ऑफ कंडीशन में बैटरी 93% पर है और स्विच ऑन कंडीशन में 53% पर है। चलो देखते हैं कुछ और मिनट्स के बाद क्या होता है। अगर आपने भी स्विच ऑन कंडीशन में चार्जिंग टेस्ट किया है इस मोबाइल को तो कमेंट्स में जरूर बताओ कितना टाइम लगा तुमको 0% से 100% चार्ज होने में। फाइनली अराउंड 1 आवर 8 मिनट्स टू 9 मिनट्स के बाद स्विच ऑफ कंडीशन में बैटरी 100% पर गई, जबकि प्रीवियस टेस्ट में वो सिर्फ 60% के आसपास थी। मैक्सिमम वोल्टेज सिर्फ 44.5 वाट्स तक ही गई, इवन दो बॉक्स में 68 वाट चार्जर दिया गया है। हाँ, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मोटरोला की क्लेम्ड टाइमिंग की बराबर ही है 0% से 100% चार्ज होने के लिए। आप अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करो इस मोबाइल के चार्जिंग स्पीड्स के बारे में। जल्दी ही मैं एक और वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ जहां मैं इस मोबाइल के साथ एक फुल डे का वर्कफ्लो दिखाने वाला हूँ जो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ इस चैनल पर। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ऑल पर सेट करो। इस मोटोरोला एज 70 फ्यूजन का रिलेटेड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, उन्हें जरूर चेक करो और इस मोबाइल के बारे में और जान लो, सिर्फ चार्जिंग स्पीड ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप देखने वाले हो मोटोरोला एज 70 फ्यूजन का 1 आवर बैटरी ड्रेन टेस्ट, जहां मैं डिफरेंट एप्स यूज करके रियल यूसेज में बैटरी परफॉर्मेंस चेक करूंगा। अभी स्टार्टिंग में बैटरी 100% पर है,
फोन वाईफाई से कनेक्टेड है, एक सिंगल सिम कार्ड इंसर्टेड है, वॉल्यूम 50% पर सेट है और ब्राइटनेस 60% पर है। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम यूज करने वाला हूँ कुछ मिनट्स के लिए, देखते हैं कितना बैटरी ड्रॉप होता है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो यूनिट में यूज कर रहा हूँ ये इंडियन वेरिएंट है जिसमें 7000 mAh बैटरी मिलती है। अगर आप इस फोन को दूसरे रीजन्स में खरीदते हो तो वहाँ सिर्फ 5200 mAh बैटरी मिलती है। मैं इस फोन को लास्ट फ्यू वीक से प्राइमरी डिवाइस के तरह यूज कर रहा हूँ और अभी तक मुझे फील हुआ है इसके डिस्प्ले और बैटरी बैकअप हॉनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। डिस्प्ले इंडोर और आउटडोर कंडीशंस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इसका पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स तक जा सकता है, आउटडोर यूसेज के लिए काफी हेल्पफुल है। 15 मिनट्स इंस्टाग्राम यूज करने के बाद बैटरी सिर्फ 1% ड्रॉप होके 99% पर है, जो काफी इंप्रेसिव स्टार्ट है। अब मैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए, ताकि पता चले एक्सट्रीम लोड में चिपसेट का बिहेवियर कैसे है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, चिपसेट भी रीजन के हिसाब से चेंज होता है। इंडियन में इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिलता है और बाकी रीजन्स में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट मिलता है। इंडियन वेरिएंट चिपसेट थोड़ा ज्यादा पावरफुल है प्रोसेसिंग के टर्म्स में। इस फोन में वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है, इसलिए स्टेबिलिटी बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो ये मोस्टली ग्रीन जोन में ही रहा, मतलब लॉन्ग यूसेज में भी परफॉर्मेंस स्टेबल है। CPU ने अराउंड 84% तक थ्रॉटल किया, जो नॉर्मल है हेवी लोड के टाइम, और उसके ऊपर तुम चेक कर सकते हो जिप्स स्कोर्स भी। 30 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद बैटरी 95% पर है। अगर अब तक वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसा ही डिटेल्ड टेस्टिंग वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करता हूँ। अब मैं YouTube पर HDR वीडियो प्ले करने वाला हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए। ये डिस्प्ले 4K HDR10 कंटेंट सपोर्ट करता है YouTube पे और हॉनेस्टली कलर्स और व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी सॉलिड लगता है। ये एक 6.78 इंच क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है जिसमें अराउंड 91.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, मतलब बेजल्स काफी स्लिम है। लेफ्ट और राइट साइड पर ज्यादा कर्व है और टॉप और बॉटम पर मिनिमल है। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी मिलती है। साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम 100% पर रखते हो तो बैक साइड के सेंटर में थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है। 15 मिनट्स YouTube यूज करने के बाद बैटरी 95% पर है। अब मैं 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए। देखते हैं इसमें बैटरी ड्रॉप कितनी होती है और हीटिंग का क्या सीन रहता है। एक बात क्लियर कर दूं, ये फोन मैक्सिमम 4K 30 FPS ही सपोर्ट करता है, 60 FPS ऑप्शन नहीं, लेकिन 1080p में हाँ ये ऑप्शन मिलेगा। वीडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है इस मोबाइल पर। मैं जल्दी ही इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी अपलोड करूंगा, जहां आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में उसका लिंक्स मिल जाएगा, डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फोन वीडियो सेंट्रिक डिवाइस नहीं है, लेकिन फोटोज के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करता है, दैट टू लाइक इन डे टाइम कंडीशंस। अब 1 आवर मार्क कंप्लीट हो चुका है, बैटरी अब 91% पर है, मतलब टोटल सिर्फ 9% बैटरी ड्रॉप हुआ है 1 घंटे कंटिन्यूस यूसेज में, जो हॉनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद फोन थोड़ा गर्म हुआ, वो बेसिकली नॉर्मल था सभी मोबाइल्स पर, बट ये ओवर हीटिंग नहीं है। अगर आप इस फोन को नॉर्मल या थोड़ा हेवी यूसेज में साथ यूज करते हो तो ये इजिली 2 से 3 दिन तक चल सकता है सिंगल चार्ज पर। हाँ सही सुना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका चार्जिंग टेस्ट अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन ऑन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप देखने वाले हो मोटोरोला एज 70 फ्यूजन मोबाइल का फुल कैमरा रिव्यू। मैं इसे पिछले कुछ हफ्तों से अपना प्राइमरी डिवाइस का रूप में यूज कर रहा हूँ। आप देखने वाले हो डे टाइम फोटोज और वीडियोस, फिर नाइट टाइम फोटोज और वीडियोस। नेक्स्ट, ये मोबाइल फोन कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा है या नहीं, फिर कैमरा ऐप के अंदर मिलने वाला एक्स्ट्रा फीचर्स, और फाइनली इन कैमरास का ओवरऑल वर्डिक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैमरा स्पेक्स पर एक क्विक लुक डालते हैं। बैक साइड पर ड्यूअल कैमरा है, एक 50 मेगापिक्सल है जिसका अपर्चर f1.8 है। इसका सेंसर साइज 1/1.56 इंच है। इसमें मल्टी डायरेक्शनल PDAF और OIS जैसे फीचर्स है। दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है जिसका अपर्चर f2.2 है। इसमें 120 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू और सेंसर साइज 1/3.0 इंचेस है। इसमें भी PDAF है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा है जिसका अपर्चर f2.2 है और सेंसर
साइज 1/3.14 इंचेस है। फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप दोनों फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये है कुछ डे टाइम कंडीशंस में लिए गए स्नैप्स। हर शॉट अलग अलग जूम लेवल्स पर क्लिक किया गया है। रेफरेंस के लिए आप नीचे टेक्स्ट देख सकते हो। फोटोज 2x जूम रेंज तक डिसेंट लग रही है। उसके बाद क्वालिटी ग्रेजुअली डिग्रेड होती है। हर शॉट के बाद इमेज को प्रोसेस और एनहांस होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो आप स्क्रीन पर देखते हो ड्यूरिंग कैप्चरिंग टाइम एग्जैक्टली वही फाइनल आउटपुट नहीं होता। ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा फोटोज। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी डिसेंट लग रही है। इस प्राइस के हिसाब से कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा पोर्ट्रेट शॉट्स। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एज डिटेक्शन परफेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट के अलावा कुछ और चीजों भी फोकस में आ रही है। मोटोरोला मोबाइल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि कैमरा ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। फिर से दूसरे फोटोज में भी सेम इश्यू है। अभी देख रहे हैं फोटोज एक बैक कैमरा से क्लिक किया है। हमको मिलता है 24mm, 35mm और 50mm फोकल लेंस पोर्ट्रेट फोटोज के लिए। मैंने इस मोबाइल को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट किया है कैमरा टेस्ट से पहले, फिर भी एज डिटेक्शन में काफी एरर्स है। ये है मैक्रो फोटोज और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये काफी अच्छा लग रही है और डिटेल्स भी अच्छी प्रिजर्व हो रही है। ये है पैनोरामा शॉट और ये भी डे टाइम कंडीशंस में काफी अच्छा आया है। ये है अल्ट्रा रेजोल्यूशन फोटो और नॉर्मल फोटो साइड बाय साइड। आप देख सकते हैं इन दोनों फोटोज में डिफरेंसेस। अब देखते हैं डे टाइम आउटडोर कंडीशंस का वीडियोस। This is the video recording from the front facing camera at outdoor conditions. Sun is like this side guys, so directly light is coming from this. If I go opposite to the sun, you can observe how well it is adjusting the overall color, I mean the exposure and everything. So yeah, this is what the footage is going to look like, and the audio you're listening is directly coming from the internal microphone. You can judge how good it is, and if you want you can increase or decrease the brightness as well for like while recording the video, but you cannot swap the cameras like front to back or back to front while recording. So yeah, this is what it looks like if in case you are creating a vertical format videos for YouTube Shorts or Instagram Reels, anything like that. Right now you are seeing the video of dual capture video option, and you can observe how good the video quality is. Currently the back facing camera is at 1x. If you want you can zoom up to 6x like this much. The 0.5x option is not available for this one. I mean you cannot shift from 1x to 0.5x. If you want you can swap the cameras like this as well, and you can adjust the framing, I mean where the picture in picture PIP can be there. You can swap like this as well. And one more thing, the audio you're listening is directly coming from the internal microphone. This is the video recording at 0.5x mode. If you want to zoom in, you can zoom all the way up to 0.9x. You cannot go beyond that. If in case you want more zoom, before hitting the record button, you need to select the 1x option, and later you can change it. So this is how it works in this mobile phone. This is the video recording from the back facing camera at 4K 30 FPS, and I'm walking in the terrace. You can observe the stabilization as well guys, and let's check with the auto focusing how fast it is. So see, it is missing sometimes focus and hunting for it. It happens to me every time, even after updating the mobile to the latest security patch. This is not the first time guys. See again, it is hunting for the focus. This is going to be even worse if you are recording in low light or nighttime conditions. हाँ, ये थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट्स दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं कैमरा ऐप इंटरफेस और ऑप्शंस पर। कैमरा ऐप में हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलती है फोटोज और वीडियोस दोनों के लिए। तो फोटोज पर आपको ऊपर देखते हो एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना ऑप्शन है, फ्लैश लाइट और गूगल लेंस भी मिलता है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो और भी ऑप्शंस मिलती है। बाय डिफॉल्ट फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड पर सेट होता है हाई की जगह। मैंने इसे चेंज किया। नीचे और भी ऑप्शंस और गेस्चर्स मिलती है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ ऑप्शंस एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप स्वाइप करके मोर सेक्शन में जाते हो तो और एडिशनल ऑप्शंस मिलती है। प्रो फोटो मोड अवेलेबल है, लेकिन वीडियो के लिए प्रो मोड नहीं है। हमें हॉरिजॉन्टल लॉक भी मिलता है, जिसमें कैमरा टिल्ट होने पर भी फ्रेम स्टेबल रहता है।
लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 1080p 30 fps तक लिमिटेड है। नेक्स्ट स्लो मोशन ऑप्शन भी है जिसमें फुल HD 120 fps या HD 240 fps सपोर्ट मिलता है। फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए सब कुछ गूगल फोटोज ऐप के थ्रू हैंडल होता है। इस मोबाइल में कोई डेडिकेटेड गैलरी ऐप नहीं है अभी तक और हमें पोर्ट्रेट वीडियो ऑप्शन भी नहीं मिलता। अब देखते हैं इंडोर का वीडियोस ताकि आप समझ पाओ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करते हो तो कैसा आउटपुट मिलेगा। This is the video recording from the front facing camera at 4K 30 fps. That too, the audio is coming from the internal microphone. If in case you want, yes, you can connect the external microphones as well. And once you connect the external microphone, you will see an option at the top side where you can switch between the internal and the external microphone. That option is very, very useful. And coming to the video quality, for me in the screen it is looking good, but when I edit the videos I will also know whether it is okay or not. And by the way guys, I didn't turn on any light, I mean the external light here. I'm just sitting in front of the camera and here the window is there so that the natural light is coming towards hitting my face and everywhere here. So this is what the footage is going to looks like. Also we get the screen flash option. I'll turn on so that you will see what is the difference. So now I turned on the screen flash. So are there any difference between the footage before and after? Let me know in the comments. Even I also don't know until I edit this video. But yeah, this is how the footage is going to looks like. If you use the external microphones, the audio is going to be much better than the internal microphone. So that tip I can give. So for content creation, yeah, you can use like this. This is the video recording from the back facing camera at 4K 30 fps. The audio you're listening is coming from directly the microphone. If you want, you can attach the external microphone as well. There is no problem in that guys. And coming to the lighting, I'm not using any external light here. Whatever the light in this scene you are observing is directly coming like from the natural light. Opposite side a window is there, from that directly light is coming, and this is what the footage is going to looks like. And we can record maximum at 4K 30 fps. There is no 60 fps option is there. I highly suggest to record at 4K only, even though 1080p option is available. If in case you want, you can scale it down to 1080p if it's needed, and even you can do zoom in and zoom outs without losing quality. Now we will test how the focusing is going to be. Even I also don't know how it is going to be focused because the screen is on the other side, right? So I cannot see whether it is focusing this object or not. So yeah, this is what the footage looks like in indoor conditions, that too in daytime without using any external light. This video you are seeing is recording at 4K 30 fps by using the front facing camera, and currently I am in a room where the lighting is not too much guys, but still it's somewhat there. Actually I turned on the screen flash option, that's why the footage is looking somewhat decent. If I turn it off, this is what going to be the footage looks like. Again I'm turning it on. So yeah, this is the main difference you can observe. If in case you are creating content, especially short form content for YouTube Shorts or Instagram Reels, yes, this is what the footage is going to looks like in this like type of, I can say like 50% lighting and 50% dark conditions. वाओ, ये वीडियोस नेचुरल लाइटिंग में अच्छी लग रही है। अब बारी है नाइट टाइम फोटोज और वीडियोस की। ये है कुछ रैंडम शॉट्स आउटडोर में आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ, दैट टू नाइट टाइम कंडीशंस। ये फोटोज अच्छी लग रही है लेकिन क्लियरली नोटिसेबल है कि ये हेवीली प्रोसेस्ड इमेजेस है। आप एडजेस और एलिमेंट्स का ओवर शार्पनिंग ऑब्जर्व कर सकते हो। ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा फोटो नो लाइट कंडीशन में, जहां लाइट सिर्फ स्क्रीन से आ रही है। वीडियोस के लिए भी स्क्रीन फ्लैश ऑप्शन अवेलेबल है, आप अभी देखोगे। ये है बैक कैमरा फोटोज डिफरेंट जूम लेवल्स पर। अपर्चर डिफरेंस की वजह से हर फोटो की लाइटिंग थोड़ी अलग है। 2x जूम रेंज तक फोटोज ठीक है लेकिन उसके बाद क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैक्सिमम जूम पर जो इमेज आप देख रहे हो वो ओवरली प्रोसेस्ड है। अगर आप थोड़ा भी कैमरा मूव करते हो फोटो क्लिक करते वक्त तो मोशन ब्लर आता है और प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलती। अब देखते हैं नाइट टाइम वीडियोस। Hey guys, this is the video recording with 4K 30 fps, that too in 0.5x mode in pitch dark conditions. I turned on the flashlight, so this is what it looks like in pitch dark condition. Currently it is in 0.5x. Let's focus on this block. This is 1x, you can see clear shift. This is 2x,
and this is maximum 6x. This is what the footage looks at maximum zoom while recording videos. Again, this is at 1x. This is the video recording at 4K 30 fps by using the front facing camera in pitch dark condition. Whatever the light you are seeing on my face is directly coming from the screen, guys. This is a like crazy and most awaited feature in Samsung mobile phones. In Motorola we have this feature, so it's really going to be helpful if in case you're recording videos in pitch dark condition like this environment. In lighting conditions, fine, it's completely okay, but in pitch dark conditions this is gonna like a lifesaver. And you can also observe the stabilization as well and the audio quality as well. I'm not at all using any external mic here. So finally ये है Motorola Edge 70 Fusion के कंपैरिजन का ओवरऑल वर्डिक्ट। डे टाइम कंडीशंस में 2x जूम रेंज तक कैमरास अपना काम अच्छी से करता है। वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के लिए भी ये काफी डिसेंट है, लेकिन नाइट टाइम कंडीशंस के लिए ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है जो काफी अच्छी है, स्पेशली स्क्रीन फ्लैश ऑप्शन फ्रंट कैमरा फोटोज और वीडियोस के लिए। लेकिन अगर हार्डवेयर और प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये फीचर्स ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता। प्राइस को देखते हुए मैं बस इतना ही बोलूंगा, डे टाइम फोटोज और वीडियोस 2x जूम रेंज तक के लिए ये अच्छा है। बाकी एरियाज में काफी एरर्स और इश्यूज है। ये था इस मोबाइल का ओवरऑल कैमरा रिव्यू। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो और इस मोबाइल के और टेस्टिंग वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ताकि आपको नया वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप देखने वाले हो Motorola Edge 70 Fusion के लिए अवेलेबल 5 बेस्ट बैक केसेस ऑनलाइन पर। मैं हर एक बैक केस का वेट और क्वालिटी शेयर करने वाला हूँ ताकि आप समझ सको कि ये परफेक्ट फिट है या नहीं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी केसेस पिक करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिलिकॉन बैक कवर। मैंने इन सभी केसेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में ऐड किया है ताकि आप इजीली एक्सेस कर सको। और मैं कुछ बेस्ट यूवी टेम्पर ग्लासेस ऑप्शंस भी ऐड किया है इस मोबाइल के लिए। एक केस कुछ इस तरह दिखता है। अंदर एक फैब्रिक टाइप टेक्सचर्ड मटेरियल दिया गया है। बैक साइड पर सिर्फ लुक्स के लिए एक वायरलेस चार्जिंग रिंग दिया गया है, लेकिन ये मोबाइल उससे सपोर्ट नहीं करता। इस केस का वेट 34 ग्राम्स है। मोबाइल का वेट 205 ग्राम्स है यूवी टेम्पर ग्लास के साथ। मोबाइल को केस में डालने के बाद एक कुछ ऐसा दिखता है। कटआउट्स की बात करी तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है, स्पेशली कैमरा के एरिया के अराउंड थोड़ा सा डिविएशन है, लेकिन ओवरऑल मोबाइल परफेक्टली फिट हो जाता है। डिस्प्ले की बात करी तो कोई रेज्ड एडजस्ट नहीं है, एक कम्प्लीटली फ्लैट है। अगर आप मोबाइल को स्क्रीन डाउन फ्लैट सरफेस पर रखते हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। एडजस्ट पर भी कोई स्ट्रॉन्ग शॉक अब्जॉर्बर्स नहीं है, लेकिन कैमरा प्रोटेक्शन टॉप नॉच है। नेक्स्ट है सॉफ्ट मैट सिलिकॉन बैक कवर। अनबॉक्स करते ही मैंने नोटिस किया कि ये परफेक्ट शेप में नहीं है। इसमें भी अंदर फैब्रिक टाइप मटेरियल दिया गया है और बॉटम साइड पर अंदर सिम एजेक्टर टूल भी रख सकता हो। इसमें भी बैक साइड पर मैगसेफ स्टाइल रिंग दिया गया है, लेकिन ये फोन उससे सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ लुक्स के लिए है। इस केस का वेट भी 34 ग्राम्स है। मोबाइल को केस में डालने के बाद एक कुछ ऐसा दिखता है। कैमरा प्रोटेक्शन काफी अच्छा है, कटआउट्स भी अच्छी है और बटन्स क्लिकी फील देती है। डिस्प्ले के अराउंड थोड़ा सा रेज दिया गया है, तो फेस डाउन रखने पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट केस है ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, एक वेल नोन ब्रांड से। इनिशियली मुझे लगा एक गलत बैक कवर बेच दिया है, क्योंकि इसमें कैमरा रिंग्स के लिए सेपरेट कटआउट्स नहीं है, अनलाइक प्रीवियस केसेस। हाथ में एक केस काफी सॉलिड फील होता है, क्लियरली नोटिसेबल है। इसका वेट 29 ग्राम्स है। मोबाइल को केस में डालने के बाद एक कुछ ऐसा दिखता है। कैमरा प्रोटेक्शन अच्छा है, कटआउट्स प्रिसाइज है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर कॉर्नर पर रेज्ड एडजेस भी दी गई है ताकि फ्लैट सरफेस पर डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ये प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के लिए दिया गया है। ओवरऑल ये केस काफी प्रीमियम फील देता है और जो लोग रगड़ प्रोटेक्शन चाहते हैं उनके लिए ये सॉलिड चॉइस है। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये मोबाइल का लुक भी खराब नहीं करता। नेक्स्ट है शॉक प्रूफ क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट बैक केस, गिफ्ट कार्ड ब्रांड से। ये बैक कवर ट्रांसपेरेंट और ब्लैक का मिक्स है। इसका वेट
22 ग्राम्स है। मोबाइल को केस में डालने के बाद एक कुछ ऐसा दिखता है। कैमरा प्रोटेक्शन टॉप नॉच है, काफी अच्छी तरह प्रोटेक्ट करता है। कटआउट्स भी प्रिसाइज है। हर कॉर्नर्स पर शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं जो सडन ड्रॉप्स के इम्पैक्ट को हैंडल करती है। इसीलिए मैं पर्सनली रेप्यूटेड ब्रांड्स के बैक कवर्स प्रेफर करता हूँ क्योंकि क्वालिटी और प्रोटेक्शन की टेंशन नहीं होती। मैंने इस मॉडल के लिए स्पीगन भी सर्च किया लेकिन अवेलेबल नहीं है। प्रीवियस केस की तरह से इसमें रेज्ड एडजस नहीं है। नेक्स्ट है PU लेदर हार्ड बैक केस। मटेरियल की वजह से एक केस काफी प्रीमियम लगता है। इसका वेट है 37 ग्राम्स। मोबाइल को केस में डालने के बाद एक कुछ ऐसा दिखता है। कैमरा कटआउट्स में थोड़ा सा डिविएशन भी है। बैक का टेक्सचर काफी अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसे कुछ महीनों तक यूज करते हो तो वेयर एंड टेयर की वजह से कलर चेंज हो सकता है। कटआउट्स ओवरऑल अच्छी है, कैमरा प्रोटेक्शन भी अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले साइड कंप्लीटली फ्लैट है। तो ये थे सबसे बेस्ट 5 बेस्ट बैक केसेस जो ऑनलाइन में अवेलेबल है Motorola Edge 70 Fusion के लिए। अब मेरी पिक्स और फेवरेट ऑप्शंस है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ट्रांसपेरेंट TPU बैक कवर। सेकंड प्रायोरिटी भी ट्रांसपेरेंट है लेकिन ब्लैक प्लस ट्रांसपेरेंट मिक्स वाला है। और थर्ड ऑप्शन है PU लेदर केस। अगर आपका फोन फ्रीक्वेंटली गिरता है और आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसपेरेंट TPU बैक कवर ले लो, जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। ये सिर्फ कैमरा ही नहीं, बाकी हर कॉर्नर पर शॉक अब्जॉर्बर्स और डिस्प्ले प्लस बैक दोनों साइड्स पर रेज्ड एडजस के साथ आता है। कमेंट्स में बताओ कि आप इन 5 बैक कवर्स में से कौन सा चूज करोगे। मुझे मन लगता है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बेस्ट बैक कवर चूज करने में Motorola Edge 70 Fusion के लिए। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हॉनेस्ट रिव्यूज के लिए। ये है Motorola Edge 70 Fusion। इस वीडियो में आप देखने वाले हो मेरा फुल डे एक्सपीरियंस इस मोबाइल के साथ और एंड में मैं गुड और बैड पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। साथ ही कुछ शॉट्स मैंने S25 FE से भी रिकॉर्ड किया है। नीचे टेक्स्ट देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा शॉट किस मोबाइल से है। इस मोबाइल फोन पे सिंगल सिम कार्ड है और मैं मिक्स्ड यूसेज में यूज कर रहा हूँ, समटाइम्स वाईफाई समटाइम्स इंटरनेट, आई मीन द 5G कनेक्शन। मोबाइल को यूज करने से पहले मैं इसे 100% चार्ज करता हूँ। चलो देखते हैं दिन के एंड तक बैटरी कितना ड्रॉप होती है। मैंने इस मोबाइल पर UV टेम्पर्ड ग्लास लगवाया है, इसलिए स्क्रीन पर डायरेक्ट स्क्रैचेस नहीं आते। लोकल शॉप्स में इसके लिए अराउंड 350 रुपीज चार्ज किया गया। अब टाइम है जिम जाने का, वहाँ कुछ स्नैप्स और वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ एक चीज आप नोटिस करोगे, जब आप 1x से 0.5x पर स्विच करते हो थोड़ा लैग आता है और रिवर्स में भी सेम सिचुएशन है। जिम सेशन के दौरान मैंने Realme TWS ईयरफोन्स कनेक्ट की। इन ईयरबड्स का रिव्यू भी जल्दी आने वाला है। वर्कआउट के दौरान मैं डिफरेंट जूम लेवल्स पर वीडियोस रिकॉर्ड किए। आप क्लियरली देख सकते हो कि 2x जूम के बाद क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। आप डिटेल्ड कैमरा परफॉर्मेंस के लिए डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें डे टाइम और नाइट टाइम शॉट्स का फुल कंपैरिजन मिलेगा। और आप भी अपना ओपिनियन शेयर करो इस वीडियो क्वालिटी के बारे में। यहाँ भी आप क्लियरली वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। वर्कआउट के बाद मैं घर वापस आया और बैटरी 99% पर थी। जिम में मैंने 1 घंटे से ज्यादा 5G यूज किया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने वीडियो एडिटिंग और बाकी काम स्टार्ट किया। आज मेरा प्लान है एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना, तो मुझे घर से निकलने से पहले काम फिनिश करना था। नेक्स्ट मैंने ऑटो फोकस चेक किया। घर में भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त काफी हंट करते हैं ऑटो फोकस के लिए। मैं ये चीज कैमरा रिव्यू में भी दिखाई है। काम खत्म करके मैं थिएटर की तरफ निकल गया। ये आफ्टरनून के वीडियो से और ये अच्छी लग रही है इस मोबाइल से। मैंने बाइक नेविगेशन भी यूज किया और हेलमेट का ब्लूटूथ से साथ कनेक्ट करके सॉन्ग्स सुना। ब्राइटनेस लेवल्स आउटडोर यूसेज के लिए काफी कंफर्टेबल है। बाद में हम रेस्टोरेंट गई लंच के लिए और फिर थिएटर। ये कुछ फोटोज है जो मैं डिफरेंट जूम लेवल्स पर क्लिक की। 2x जूम तक फोटोज शार्प और डिसेंट है, लेकिन मैक्सिमम जूम पर क्वालिटी काफी गिर जाती है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की, लो लाइट या डार्क कंडीशन में अगर सब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो फोटोज बिल्कुल अच्छी नहीं आती। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो।
वीडियोस में भी सेम इश्यू है और फोकस भी काफी हंट करता है। मूवी देखने के बाद मैंने 9:30 PM पर घर वापस आया। वापस आते वक्त भी मैंने नेविगेशन और ब्लूटूथ म्यूजिक यूज किया। घर आने के बाद बैटरी 76% पर थी। मैं स्टैट्स भी दिखाऊंगा ताकि आप समझ सको पूरे दिन में कितनी बैटरी यूज हुई। इस मोबाइल में टोटल स्क्रीन ऑन टाइम डायरेक्टली शो करने का ऑप्शन नहीं है। मैंने अलग अलग एप्स ट्राई किया ये चेक करने के लिए, लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। जैसे आप स्टैट्स में देख सकते हो, अभी भी एक दिन से ज्यादा का एस्टिमेट दिख रहा है। मैं डिजिटल वेलबीइंग भी दिखाता हूँ, जहां से थोड़ा आइडिया मिलता है यूसेज का। यहाँ आप देख सकते हो मैंने मैप्स 1 घंटे से ज्यादा यूज किया और बाकी यूसेज भी लिस्ट में है। लगभग 3 घंटा का मिक्स्ड यूसेज हुआ और सिर्फ 24% बैटरी यूज हुई, जो काफी इंप्रेसिव है, स्पेशली कंसिडरिंग मैंने मोस्टली आउटडोर यूज किया विथ हाई ब्राइटनेस लेवल्स। ओवरऑल मुझे ये मोबाइल यूज करना अच्छा लगा और कुछ एरियाज में ये मुझे सरप्राइज भी किया, स्पेशली मैप्स यूज करते वक्त। जो आफ्टरनून में मैं यूज किया उस टाइम गर्मी ज्यादा था, लेकिन इस मोबाइल फोन उतना गर्मी नहीं हुआ थैंक्स टू द कूलिंग चैम्बर इनसाइड दिस मोबाइल फोन। अब बात करते हैं गुड और बैड पॉइंट्स की। सबसे पहले गुड थिंग्स, बैटरी बैकअप इस मोबाइल में काफी हाईलाइटिंग फीचर था। सेकंड थिंग, डिस्प्ले अच्छा है, आउटडोर में कंफर्टेबल है यूज करने के लिए। थर्ड, वाइब्रेशन और हैप्टिक्स डिसेंट है, फ्लैगशिप लेवल नहीं लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छी थी। फोर्थ, वेट काफी बैलेंस्ड है, वन हैंड यूसेज इजी है। आप देख सकते हो मैंने अभी तक कोई बैक केस यूज नहीं किया। जल्दी ही मैं बेस्ट बैक केसेस वीडियो भी पोस्ट करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है डॉल्बी एटमॉस और स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से। नेक्स्ट, चिपसेट परफॉर्मेंस। जो वेरिएंट में यूज कर रहा हूँ उसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 4 नैनोमीटर चिप है। डेली यूसेज में परफॉर्मेंस स्मूथ है, कोई लैग या फ्रीज नहीं है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की वजह से एक्सपीरियंस और स्मूथ लगता है। नेक्स्ट, चार्जिंग स्पीड फास्ट है। मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। एंड लास्ट थिंग, हीटिंग इश्यूज नहीं है। इवन बाइक नेविगेशन के टाइम भी आफ्टरनून हीट में स्टेबल था। इफ इन केस सैमसंग S25 FE होता तो ज्यादा हीट करता था। इस मोबाइल पे कूलिंग चैम्बर है, वो काफी हेल्प करता है। अब बात करते हैं बैड थिंग्स की। एक ही बैड थिंग है, वो है कैमरा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन का 75% भी मीट नहीं किया। डे टाइम नेचुरल कंडीशन में फोटोज अच्छी आता है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइटिंग में इवन डे टाइम इस कैमरा का लिमिटेशंस दिखने लगती है। डार्क कंडीशंस में तो और प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, थिएटर में स्क्रोलिंग टेक्स्ट प्रॉपरली कैप्चर नहीं हुआ। कैमरा के अलावा मुझे बाकी सब चीज पसंद आई और हॉनेस्टली ये मुझे सरप्राइज भी किया, क्योंकि मैंने S25 FE, S24 FE और भी ज्यादा फ्लैगशिप मॉडल्स यूज किया पुराना टाइम में। उनमें डेली यूसेज में 2 या 3 इश्यूज मिलती ही है। तो मेरा सजेशन, अगर आप 25,000 के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल फोन देख रहे हो और कैमरा प्रायोरिटी नहीं है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पुश मत करो। कैजुअल गेमिंग के लिए ये बिल्कुल फाइन है। सो दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में इस मोबाइल का रिलेटेड और वीडियोस चेक करो और चेक करो कि आप सब्सक्राइब हो या नहीं। अगर हो तो बेल आइकॉन ऑन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस मोटोरोला एज 70 फ्यूजन को 1 महीने से ज्यादा टाइम से प्राइमरी डिवाइस का रूप में यूज कर रहा हूँ। मैं इसे थरोली टेस्ट कर रहा हूँ और इस चैनल पर ज्यादा वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। टेस्टिंग के दौरान मैंने इस मोबाइल के बारे में काफी पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नोटिस किया। इस वीडियो में आप देखने वाले हो ये मोटोरोला की मिड रेंज मोबाइल का फुल इन डेप्थ रिव्यू, और एंड में ये भी बताऊंगा कि प्राइस के हिसाब से ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक ग्लांस लेते हैं अनबॉक्सिंग पर। बॉक्स में हमें मिलता है 68 वॉट चार्जर, टाइप सी टू टाइप सी केबल, सिम एजेक्टर टूल, कुछ पेपर और स्टिकर्स मोबाइल के साथ। बॉक्स में TPU केस नहीं दिया गया है और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं है। डिस्प्ले की बात करी तो ये एक क्वाड कर्व्ड पैनल है, जिसमें टॉप और बॉटम पर कर्व्स कम है। ये मोबाइल फोन होल्ड करने और सिंगल हैंड यूज के लिए कंफर्टेबल है। कर्व्ड बैक और फैब्रिक टेक्सचर की वजह से ग्रिप अच्छी मिलती है। आप इजीली 75% से ज्यादा स्क्रीन स्पेस एक हाथ से एक्सेस कर सकते हो। इस मॉडल का वेट है 193 ग्राम्स। एक और वेरिएंट है 177 ग्राम्स वाला, उसका डिफरेंस मैं बैटरी और चार्जिंग सेक्शन में बताऊंगा। ये एक 6.78 इंच AMOLED स्क्रीन है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 91.3% है, इसलिए
लिए आपको स्लिम बेजल्स मिलती है पूरे स्क्रीन पर। ये एक HDR10+ पैनल है, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। YouTube पर हम 4K HDR वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन Netflix पर HDR प्लेबैक सपोर्टेड नहीं है। इस डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही IP68 एंड IP69 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस भी है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ग्लास प्रोटेक्टर या स्क्रीन गार्ड यूज करें अगर आपका फोन गिरने का चांस ज्यादा होता है या स्क्रैचेस अवॉइड करना चाहते हो। इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस 5200 निट्स पीक तक जाता है, जो आउटडोर या डायरेक्ट सनलाइट में यूज के लिए काफी कंफर्टेबल है। एक दिन मैंने इस मोबाइल को पीक सनलाइट में गूगल मैप्स के लिए यूज किया। ब्राइटनेस कंफर्टेबल थी और मोबाइल ओवरहीट भी नहीं हुआ। ये सब पॉसिबल है वेपर कूलिंग चैम्बर की वजह से। इसके बारे में मैं प्रोसेसर सेक्शन में और बताऊंगा। लो लाइट कंडीशंस के लिए हमें एक्स्ट्रा डिम फीचर भी मिलता है। नेक्स्ट, टच रेस्पॉन्स रेट अच्छा है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डेली यूसेज स्मूथ लगता है। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशंस भी स्मूथ है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो अच्छा काम करता है। NFC भी मिलता है इस मोबाइल में, लेकिन eSIM सपोर्ट नहीं है। स्टीरियो स्पीकर्स भी अच्छी है, लेकिन अगर आप 85% से ज्यादा वॉल्यूम पर यूज करते हो तो बैक साइड के मिडिल एरिया में वाइब्रेशन फील होती है। मैं कह सकता हूँ बेस थोड़ा ज्यादा है। अगर आप केस यूज करें तो एक कम हो सकता है। इट्स समवॉट पॉसिबल। एक और इसमें मैंने नोटिस किया, लो लाइट कंडीशंस में ऑटो ब्राइटनेस सेंसर कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, वाइब्रेशन और हैप्टिक्स भी थोड़ा हार्ड साइड पर है, जो मिड रेंज मोबाइल्स में एक्सपेक्टेड है। और एक और चीज, अगर आप सेटिंग्स, साउंड एंड वाइब्रेशन, रिंगटोन सेक्शन में जाते हो तो बहुत लिमिटेड रिंगटोन्स मिलती है। मोटरोला क्या कर रहा है? देखो, एक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, बट इफ इट हैज मेनी मोर रिंगटोन्स इट्स फन टू यूज दैट। नेटवर्क की बात करी तो कोई सिग्नल इश्यू नहीं है। मैंने 5G प्लस और वाईफाई दोनों यूज किया है टेस्टिंग में। एक भी बार कोई इश्यूज नहीं आया। कॉल ड्रॉप्स भी नहीं हुए। तो ओवरऑल डिस्प्ले इस मोबाइल का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, कुछ माइनर इश्यूज के साथ। अब बात करता है कैमरास की। आजकल मिड रेंज मोबाइल से भी डिसेंट कैमरा एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू वीडियो पोस्ट किया है, आप उससे चेक कर सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ ओवरऑल वर्डिक्ट बता रहा हूँ। डे टाइम आउटडोर कंडीशंस में कैमरास काफी अच्छा परफॉर्म करती है। फोटोज 2x जूम रेंज तक अच्छा लगती है। उसके बाद डिटेल लूज होती है और इमेज भी ओवर प्रोसेसिंग होती है। वीडियोस के लिए 4K 30 FPS सपोर्टेड है फ्रंट और बैक दोनों कैमरास पर। वीडियो क्वालिटी मिनिमल जूम पर अच्छी है, स्पेशली बैक कैमरा का आउटपुट फ्रंट से बेटर है। मैंने नोटिस किया कि बैक कैमरा की कलर्स फ्रंट से थोड़ा बेटर है। कैमरा ऐप में हमको मिलता है काफी अच्छा फीचर्स, लेकिन डेडिकेटेड गैलरी ऐप अभी तक नहीं है। कुछ लोग गूगल फोटो से कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे एक डेडिकेटेड गैलरी ऐप चाहिए होता है। टाइपिंग के वक्त वॉबलिंग चेक किया, कोई वॉबलिंग नहीं है। डिजाइन और वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। S25 FE के कंपैरिजन में वॉबलिंग क्लियरली दिखता है, लेकिन इसमें नहीं। नाइट टाइम में फोटोज और वीडियोस काफी स्ट्रगल करती है। फोकस भी हंट करता है, इवन डे टाइम में भी जब ऑब्जेक्ट कैमरा के पास हो। तो अगर आप सिर्फ डे टाइम फोटोग्राफी और 2x जूम तक यूज करते हो तो ये कंसिडर कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये ठीक है, लेकिन प्रॉपर लाइटिंग जरूर चाहिए। सो ओवरऑल कैमरा एक मिक्स्ड बैग है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों है। अब बात करता है बैटरी और चार्जिंग की। ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है। ये मोबाइल 7000 mAh या 5200 mAh बैटरी के साथ आता है रीजन के हिसाब से। मैं 7000 mAh वेरिएंट यूज कर रहा हूँ। बैटरी की डिफरेंस की वजह से वेट भी चेंज होता है। कमिंग टू द बैटरी बैकअप, ये अमेजिंग है। एक फुल चार्ज पर मुझे 2 से 3 दिन का यूसेज मिल रहा है। हेवी यूसेज में भी इजीली एक पूरा दिन निकल जाता है और नेक्स्ट डे के लिए भी बैटरी बचती है। स्क्रीन ऑन टाइम भी काफी अच्छा है, अराउंड 9 आवर्स के आसपास मिलता रहा है मेरा को। चार्जिंग स्पीड की बात करी तो पहले थैंक्स टू मोटरोला बिकॉज दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग द फास्टेस्ट चार्जर इन द बॉक्स। ये मोबाइल फोन 68 वॉट वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो इस बैटरी के साइज के लिए काफी अच्छा है। मैंने चार्जिंग टेस्ट वीडियो भी अपलोड किया है, आप उससे चेक कर सकते हो। बैटरी और चार्जिंग दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस मोबाइल के। एंड वन मोर थिंग, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है इस मोबाइल पर। नेक्स्ट, चिपसेट और हीटिंग की बात करी तो ये भी काफी इंप्रेसिव है। इंटरनेशनल वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 4 नैनोमीटर चिप मिलता है और इंडियन में 7S Gen 4 4 नैनोमीटर चिप मिलता है। डिफरेंस सिर्फ क्लॉक स्पीड का है। मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी परफॉर्मेंस और
स्टेबिलिटी चेक किया, वो भी काफी अच्छी थी। बेसिक यूसेज में कोई इश्यूज नहीं मिलेगा इस मोबाइल पर। हाई एंड गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन हीटिंग और फ्रेम ड्रॉप्स सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। 95% यूजर्स के लिए ये चिपसेट परफेक्ट है डेली यूसेज के लिए। कोई लैग या डिले नहीं मिलेगा। हीटिंग की बात करी तो मुझे कोई ओवर हीटिंग इश्यूज नहीं मिला। हेवी यूसेज या सनलाइट में वार्म होता है, लेकिन मैनेजेबल है। इवन आप चाहिए तो लाइट एडिटिंग भी इजीली हो जाता है इस मोबाइल पर। थैंक्स टू द वेपर कूलिंग चैम्बर एक काफी हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर यूआई की बात करी तो ये एंड्रॉइड 16 के साथ आता है हेलो मोटो यूआई में। ये यूआई क्लीन एंड्रॉइड जैसा लगता है विद एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे ऐप लॉक, सिक्योर फोल्डर, मोटरोला गेस्चर्स, स्मार्ट कनेक्ट एक्सेट्रा। मेरे को पसंद आया इस यूआई यूज करने के बाद। अपडेट्स की बात करी तो 3 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती है, लेकिन अपडेट क्वालिटी पर मुझे थोड़ा डाउट है। ज्यादा लोग अभी भी कमेंट करते हैं यूट्यूब पर उस मोटरोला डिवाइस में मदरबोर्ड इश्यूज आया, स्क्रीन फ्लिकरिंग इश्यूज आया, फ्रीजिंग इश्यूज आया वैसा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद। ये मोबाइल फोन 2 या 3 साल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। प्राइस की बात करी तो ये अराउंड 27,000 रुपीज में अवेलेबल है इस वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद, और ऑफर्स के साथ 2,000 रुपीज टू 2,500 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इस प्राइस पर ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं? आंसर है हाँ, यस, बिल्कुल यू कैन बाय इट। अभी मैं एज ए ग्लांस शेयर करूंगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस मोबाइल पर। पॉजिटिव्स आई मीन गुड पॉइंट्स की बात करी तो इस मोबाइल में डिस्प्ले, बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिजाइन सब अच्छी है। नेगेटिव्स एक ही है, वो कैमरा। अगर मेरा बजट 25,000 रुपीज है और मुझे लाइट वेट मोबाइल चाहिए विद ग्रेट बैटरी बैकअप, डिस्प्ले और चार्जिंग स्पीड्स, तो मैं डेफिनेटली ये मोबाइल चूज करूंगा। अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो मैं अल्टरनेटिव्स देखूंगा। ये था मेरा पूरा मोटोरोला एज 70 फ्यूजन का फुल इन डेप्थ रिव्यू। इसमें काफी पॉजिटिव्स है और कुछ नेगेटिव्स भी। मेरे को लगता है मोटोरोला ने कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अच्छी फीचर्स देने की कोशिश कर रहा है। विल सी इन फ्यूचर हाउ दिस मोबाइल ब्रांड विल गो। आगे टाइम ही बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो अपकमिंग वीडियोस के लिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।